भुगतान शेष खाता अर्थ एवं संघटक। तो पहले जान ले कि भुगतान शेष क्या है या भुगतान शेष का मतलब क्या होता है या व्यापार शेष क्या है। तो आप जान लो कि जब भी कोई देश अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो उस व्यापार को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जिन वस्तु और सेवा का आयात और निर्यात किया जाता है उन सारी वस्तु को दो वर्गों में रखा गया है, एक दृश्य और एक अदृश्य। दृश्य मतलब जिसको देखा जा सके और अदृश्य जिसे देखा नहीं जा सके। जैसे आप हमारे संस्था से जुड़ते हैं तो इसके उपरांत जुड़ते ही आप पेमेंट किए होंगे तो आपको दिखाई दे रहा हमने तो 4,000 रुपया दे दिया, बहुत भारी रकम नहीं, जबकि बहुत कम है। एक विषय पर जोड़ो बहुत कम पड़ेगा, मूल्यांकन कर लो 25 मिनट गुने महीना में 20 दिन, 25 मिनट गुने महीना में 20 दिन और यहाँ 50 मिनट महीना में 30 दिन। नहीं, सिलेबस खत्म होने के बाद रिवीजन, अक्टूबर में सिलेबस आपका मैं खत्म किया था, अक्टूबर के बाद एक विषय बच रह गया था। मेरे यहाँ का सिस्टम फी अगर ज्यादा है तो थोड़ा कुछ अलग है, समय पर सिलेबस खत्म होता है, रिवीजन कराया जाता है, प्रैक्टिस कराया जाता है। होगा बहुत जगह, लेकिन अन्य जगह विषय ही खत्म नहीं हो पाता तो रिवीजन की बात ही छोड़ दिया जाए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपने जो पैसा दिया वो तो आप देख रहे हो कि हमने इसको दिया, तो जो दिख रहा है उसको दृश्य मत कहेंगे, लेकिन हमने जो आपको सेवा दिया, क्या होता है खड़ा होकर बोल तो देते हैं, लेकिन खड़ा होने में क्या हमें कुछ भी त्याग नहीं करना पड़ता है? बहुत ही त्याग करना पड़ता है सर। आपके उस पैसा से कई गुना ज्यादा त्याग करना पड़ता है, शारीरिक मानसिक सभी प्रकार के यहाँ पर त्याग करना पड़ता है। लेकिन दिखाई दे रहा है क्या? ये हो गया अदृश्य हो गया। क्या हो गया? ऐसे ही विश्व व्यापार में होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में होता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको दिखती हैं, तो जो चीज हमको दिख रहा है उसको हम दृश्य मत माने वस्तु मत मतलब आज जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है उसे क्या कहेंगे? अदृश्य मत कहेंगे। तो यहाँ दो बात इसलिए पहले समझा दिया हूं, अब मुद्दे पर आएंगे तो आपको तकलीफ या परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। पहला व्यापार शेष क्या है? तो शेष माने सब जानता है बचत। शेष माने क्या होता है? जैसे हम छोटा सा उदाहरण ले ले, अगर आपको कहा जाए 22 को डिवाइड करना है 9 से, तब क्या करते हो? 9 लिख देते हो यहाँ पर, यहाँ पर 22 लिख देते हो, 9 दूना 18, यही ना शेष आपका हो गया क्या? तो व्यापार के सिलसिले में जो बच जाता है, हमने किसी को कुछ रुपया देने गया, जैसे किसी दुकानदार का आपके पास 1,000 रुपया बाकी है और आपने उसको 998 रुपया दिया, क्या दुकानदार वहां पर 1,000 लिख के काट देगा? नहीं, कर देगा ना। तो इसे कहते हैं व्यापार का विशेष होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है कि हम कुछ किसी वस्तु का निर्यात करते हैं तो दूसरे देश से भी हम कुछ वस्तु का आयात करते हैं। गलत सही? सही है। अगर हमारे निर्यात व्यापार का मूल्य क्या हो? कम हो, मतलब मान लो कि हम 100 करोड़ का निर्यात करते हैं और दूसरा देश हमें 105 करोड़ से हम 105 करोड़ का आयात करते हैं, तो हमारा पर 6 करोड़ का चढ़ गया ना, क्योंकि हमारे यहां तो माइनस चला, हमसे ले गया ना पैसा वो।
तो कहते हैं व्यापार शेष क्या है, तो किसी देश का शेष विश्व के साथ। भारत विश्व के 190 देशों को अपनी वस्तुएं निर्यात करता है और 110 देशों से अपनी वस्तु का क्या करता आयात। मतलब विश्व के लगभग 150 देशों के साथ भारत का व्यापारिक संबंध है, व्यापारिक रिलेशन है। बिहार जमा कर दे, पैसा अपने से वापस ले लीजिए, है भी नहीं लौटा। दक्षिणा हो गया, पॉजिटिव सेंस बोले हो कि नेगेटिव सेंस? हाँ तब ठीक। जैसे आपका जहां श्रम है, जैसे ही आप जाते हो तो आ गया तो इसको तो लेना पड़ेगा। गलत कि सही? ये नेक्स्ट ईयर के एडमिशन का चल रहा है। इसे तो कुछ लोग बाद में उनको पता चला नहीं तो नहीं लेगा, क्या कहते अरे इसे थोड़ी ना होता है कि पढ़ेंगे 17 जनवरी से आजे देख के चल जाएंगे। इस तो होता है मेरे यहाँ, एससी मिश्रा के पास होता है। हम तो बहुत लूज हैं, वहां तो पूरा है। 2 महीना के बाद बैच होगा, 7,000 पहले देख के चल जाओ। तो कोई पता तुमको नहीं होगा। हाँ इसलिए तू आर्मी सोच लिया है, उससे आगे नहीं सोच सकता है। सही बोल रहा हूँ? हाँ तो नहीं, जो बात वास्तविकता वो बोला। व्यापार शेष का मतलब किसी देश का शेष विश्व के साथ दृश्य मदों का। क्या लिखा? मैं केवल दृश्य लिखा, जिसको केवल देखा जा सके। सामान को हम देखते हैं ना, किसी इंजीनियर की सेवा को देखोगी? साइंटिस्ट की सेवा को देखोगी? किसी डॉक्टर का सेवा को आप देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। तो किसी देश का शेष विश्व के साथ, शेष विश्व मतलब इंडिया को छोड़कर, इंडिया को छोड़कर संसार में जितने देश है उन सभी देशों के साथ दृश्य मदों का, माने देखने लायक वस्तु का जो लेखा जोखा होता है, आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? फिर भुगतान शेष क्या है? एक शब्द का डिफरेंस है, परिभाषा सेम है। भुगतान शेष क्या है या भुगतान शेष से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा किसी देश के दृश्य, किसी देश के दृश्य एवं अदृश्य व्यापार के मदों के मूल्य को, या किसी देश के दृश्य एवं अदृश्य व्यापार के लेखा जोखा को, मूल्य कहो या लेखा जोखा को क्या कहते हैं? भुगतान शेष। क्या कहते हैं? यहाँ क्या है? केवल दृश्य है, और यहाँ क्या है? किसी देश का, देश के शेष विश्व के साथ, यहां भी जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? शेष विश्व के साथ दृश्य एवं अदृश्य व्यापार के मदों का जो मूल्य होता है उसी को क्या कहते हैं? तो प्रश्न है भुगतान शेष की विशेषता क्या है? भुगतान शेष की विशेषता क्या है? तो भुगतान शेष की पहली विशेषता है क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड। भुगतान शेष में क्रमबद्ध प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे एक दुकानदार किसी वस्तु का क्रय विक्रय करता है तब प्रतिदिन नोट करता है। अगर जिसके पास दुकान होगा बढ़िया तो को पता होगा। क्या जवाब? कि आज अच्छे बिजनेसमैन का एक रूल है, नियम है, कितनी प्रति सामान था मेरे पास, स्टॉक। नियम देखना चाहिए। दुकान में घुसते घुसते सबसे पहले अपना स्टॉक देखो। नहीं है तो दुकानदार अच्छा नहीं है भाई। स्टॉक देख लिया और स्टॉक देखने के बाद बिक्री प्रारंभ करो, काम प्रारंभ करो। सायंकाल में आओ फिर स्टॉक देखो कितना स्टॉक में रह गया है, मतलब बच गया है। कितना स्टॉक में रह गया मतलब क्या हो गया? बच गया। अच्छा जितना बिका क्या उतना पैसा मेरे गला में है? न हो गया नहीं। जब बिका तो होगा, और नहीं बिका होगा तो उधार वाला लिख ले रहेंगे ना कि इतना कम उधार दिए हैं कि ना रहेगा। वो तो बिकले ना हुआ। अरे आई ना देगा, बिहार तो देगा तो 2% जोड़ के देता है। वो नगद में 2 रुपया छोड़ा लेता है और जो उधार लेता है याद रखो 2% जो आइए के जाता है बराबर। नहीं जो रहेगा तो दुकानदार अपना
आरबीआई थोड़ी ना है। लेना होता है तो हर दिन दुकान से जब उधार चुकाना होता है तो रास्ते बदल लेते हैं शिवम जैसे लोग। सामान्य सा नियम है, उधार अगर ले लिए अगर लौटाना हो रास्ता चेंज। लिखा तो बड़े अच्छे लोग सब लिखे रहते हैं कि ग्राहक जब उधार लेने आता है तो गाय बनकर आता है, और जब आपको उसके यहाँ अपना रुपया लेना हो उससे क्या वो बुरा ले, वो शेर बन जाता है। वो बुरा लेंगे, हम गांव छोड़ के भाग जाएंगे, हम घर लेके भाग जाएंगे, बुरा करना देंगे क्या आपको लगता है कि हम बुरा हो गए? बोलता है क्या अरुण? ऐसा कैसे भारी भारी टोन बोलेगा, तुम खुद शर्मा के क्या हो जाओगे? ये अगर सारा लोग सोच ले तो हम पिछड़े नहीं रहेंगे, आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे। दिल्ली बड़े बड़े शहरों में लोग काहे से करता जानता, उसका हम लिए तो उसको देना पड़ेगा। और यहाँ तो ले उधार लेने का मतलब चुकाना नहीं है, टेंशन मुक्त हो गए तब नहीं पैसा के बिना समझ जाता है। सही बोल रहा हूँ, पैसे के अभाव में या अन्य के अभाव में मरने के पीछे ये रीजन है। यहाँ भी एक से परोपकारी लोग हैं, उपकार एक प्रकार का बार बार आएगा, भूल गया जाएगा तो जो मर हाँ। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रमबद्ध लगातार लेखा जोखा का रिकॉर्ड रखा जाता है। निश्चित अवधि व्यापार शेष का लेखा जो निश्चित अवधि जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला होगा, जान लेना यहाँ एक निश्चित खास अवधि का होता है। और का एक को पन्ना पर फेडारी चेंज हो जाएगा। व्यापकता ये बहुत बड़ा चीज है, ये नहीं कि इंडिया केवल अमेरिका से किया तो अमेरिका वाला लिखाएगा। पहला आंकड़ा जान लो, भारत का सबसे ज्यादा विदेशी व्यापार में हिस्सेदारी अमेरिका के साथ था, अभी चीन के साथ है। इससे पहले कौन था? अमेरिका। अभी कौन है? चीन। अभी चाइना नंबर 1 है, सेकंड हो गया है अमेरिका। बिजनेस दोहरी अंकर, इसकी जो प्रविष्टि होती है, ये जो लेखा जोखा होता है, एक नहीं दोहरी अंकर होती है। दोहरी लेखा में एक भुगतान के रूप में, एक प्राप्ति के रूप में, कि उस देश ने हमको क्या किया? भुगतान किया, और इसने हमें क्या किया? प्राप्त किया। जैसे चल जाओ यहाँ पर बड़े बड़े जहां गोदाम होते हैं, बात समझ गए? तो गोदाम से जो आएगा पुर्जी कटेगा कि इसको 20 बोरी चीनी दे देना है, 10 बोरी घी दे देना है, 10 टिन घी दे देना है, 2 टिन रिफाइन दे देना है, इतना बोरी आटा दे देना है, पुर्जी कटेगा। शाम के समय तो पुर्जी लेके जाएगा तो गेट कीपर को देगा, टोकन देगा, टोकन वाला जाएगा, जो अंदर जो ये होगा उसको मिलेगा। सायं काल हमें सम्मिलन करता है कि हमारे पास जितना टोकन है उतना तुम्हारे पास पुर्जी है कि ना। गलत कि सही? सही है। मिलान होगा। प्रविष्टि दोहरी एक जगह नहीं होता, एक जगह करवा जाएगा, दूसरा जगह तो लिखा है ना। जैसे रेल हमारी गुजरती है, भारतीय रेलवे गुजरती है, तो सारे स्टेशन पर बैठा हुआ है क्या? सिग्नल पर गेटमैन बैठा हुआ है, डायरी के हाथ में रहता है, लिखना होता है कौन ट्रेन कै बज के कै मिनट कै सेकंड पर गुजरा है, और यह रिकॉर्ड स्टेशन मास्टर को भी रखना होता है, ताकि ट्रेन का सिचुएशन पता चलता। मतलब किसी एक जगह छूट गया तो आगे है, हाँ, ये सब चीज बहुत बातें होती है। स्वतः संतुलित या स्वतः समय एडजस्ट होते रहता है। यहाँ पर उधार बाकी लिखा उखा नहीं जाता है। स्वतः संतुलन होने का मतलब ये है कि जैसे आप भुगतान करेंगे, पहले का क्या हो जाएगा? आपका कट जाएगा। ये नहीं कि आई वाला लेना पुराना का उधार रह जाता है ना, पहले दे अगले का पीछे वाला देख जाते। यहाँ पहले वाला का हिसाब किताब हो जाता है, फिर बाद वाला को बाद में देखा जाता है। और अंतर समायोजन मतलब जो आयात निर्यात का अंतर होता है उसको समायोजित करना पड़ता है। 0 कर देगा, लेकिन क्या लिख देगा? माइनस लिख देगा। क्या लिख देगा? माइनस। क्योंकि आपका व्यापार घाटा में, इसलिए माइनस। आप प्लस में होगा तो क्या लिख देगा? फायदे में होगा तो प्लस लिख देगा। तो प्रश्न है, तो व्यापार शेष और भुगतान शेष में क्या अंतर है? एक बार पूछा गया प्रश्न है, व्यापार शेष और भुगतान शेष में क्या अंतर है?
तो एक अंतर तो परिभाषा से ही दिख रहा है कि व्यापार शेष में केवल दृश्य मदों का लेखा जोखा होता है और भुगतान शेष में दृश्य और अदृश्य दोनों मद का लेखा जोखा होता है। दूसरा, व्यापार से संकुचित धारणा है, क्योंकि यहां पर क्या है, केवल दृश्य मद है। व्यापार शेष केवल संकुचित माने छोटी सा विचारधारा है, जबकि भुगतान शेष एक व्यापक, एक विस्तृत या मैक्रो धारणा या विचारधारा है। भुगतान शेष किसी देश के समृद्धि का अच्छा सूचक नहीं है, क्योंकि यहां पर कितने मद हैं, एक दृश्य मद है, जबकि भुगतान शेष किसी देश के समृद्धि का अच्छा सूचक है, क्योंकि इसमें आयात निर्यात दोनों बात को शामिल किया। कोई तकलीफ? अगला, व्यापार शेष अनुकूल और प्रतिकूल माने घाटा और लाभ दोनों का हो सकता है, लेकिन जो भुगतान शेष है वो अनुकूल और प्रतिकूल नहीं होती है। मतलब हमेशा क्या होता है, संतुलित होता है, बराबर अवस्था में होता है। ये हो गया भुगतान शेष और व्यापार शेष में। अब आता है तो भुगतान शेष की संरचना या संघटक कौन कौन है। भुगतान शेष के संरचना या संघटक कौन कौन है, तो आपको बता दें, भुगतान शेष के दो संघटक हैं। कितने संघटक हैं? दो। पहला है चालू खाता, दूसरा क्या है, पूंजी खाता। भुगतान शेष के कितने पक्ष हैं? कितने संघटक हैं? कितने तत्व हैं? दो। पहला कौन है? चालू खाता। दूसरा कौन है? चालू खाता को 3 भागों में बांटा गया है और पूंजी खाता को। भुगतान शेष के चालू खाता के प्रमुख घटक कौन कौन है? अगर 2 अंक का प्रश्न कर दे तो आप लिखोगे भुगतान शेष के चालू खाता के प्रमुख संघटक है। नंबर 1 दृश्य व्यापार शेष या वह अदृश्य व्यापार शेष। दूसरा अदृश्य व्यापार शेष, दृश्य व्यापार शेष और अदृश्य व्यापार खाता, एक पक्षीय अंतर। फिर आता है भुगतान शेष के पूंजी खाता के प्रमुख घटक कौन कौन है? 2 नंबर का प्रश्न रहता है। आप लिखोगे भुगतान शेष के पूंजी खाता के प्रमुख संरचना या संघटक है। नंबर 1 सरकारी सौदा, निजी सौदा, पोर्टफोलियो निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। एक प्रश्न बनाकर के कई बार पूछा गया है कि पोर्टफोलियो निवेश क्या है। कई बार बड़े बड़े परीक्षाओं में इस प्रश्न को डाला जाता है। तो आइए एक एक करके जो महत्वपूर्ण बातें उनके बारे में जाने। सबसे पहला प्रश्न है चालू खाता क्या है? चालू खाता क्या है या चालू खाता से आप अब यहां ये नहीं समझना है कि चालू खाता बैंक में, व्यावसायिक बैंक में खोले जाने वाला एक खाता है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन का होता है, ये नहीं लिखना है क्या जी। अगर चालू खाता होता तो यहाँ पर अलग बात होती। यहाँ पर भुगतान शेष के संदर्भ में देना है। चालू खाता वह खाता है, याद रखेंगे, चालू खाता की बात कर रहा हूं। चालू खाता वह खाता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात। चालू खाता वह खाता है जिसमें वस्तुओं के और सेवाओं के आयात और निर्यात एवं एक पक्षीय भुगतान का हिसाब किताब रखा जाता है। मतलब जिस खाता में किसी देश के आयात निर्यात के एक पक्षीय भुगतान का हिसाब किताब रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उल्टी तो इसी बात को पूंजी खाता क्या है? तो पूंजी खाता वह खाता है जिसमें देश के निवासियों और विश्व के निवासियों के द्वारा किए गए समस्त सौदा मतलब आयात और निर्यात दोनों का हिसाब किताब रखा जाता है, उसे क्या कहोगे? अब है चालू खाता के दृश्य व्यापार शेष और अदृश्य व्यापार शेष। तो दृश्य व्यापार शेष, इसमें उसी बात को लिखा जाता है, उसी लेनदारी और देनदारी को लिखा जाता है जिसे किस रूप में? मुद्रा के रूप में,
अंकित किया जा सके, जिसका मूल्य का माप हो सकता है, लेकिन जिसे मुद्रा के रूप में पूरा सही माप नहीं किया जा सके। जैसे हमने कहा, उसने किसी ने कहा कि सर ये हो गया, हमका नहीं, वो नहीं मूल्य हुआ। वो तो केवल आपको एंट्री बैठने का सिस्टम हो गया, नॉलेज का कोई खास मूल्य होता नहीं है। क्योंकि एक नंबर कम आया, अब रोड छाप रह जाओ, एक नंबर आ गया, कलेक्टर भी बन सकते हो। उस एक ज्ञान का कितना वैल्यू होगा, इसका मूल्य आंकना संभव नहीं। क्या एक अंक प्रश्न का उत्तर मिल गया था 7 करोड़, केबीसी कहीं ले लो, अन्ना मिला था 3,20,000। तो नॉलेज का, ज्ञान का क्या वैल्यू होता है, क्या मूल्य होता है, इसको किसी मुद्रा में आंकड़ा शायद नहीं मापने की चीज ये नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान है। तो दृश्य वाला जिसको हिसाब किताब होता है, और अदृश्य जिसका हिसाब किताब हाँ। अपने अपने पापा के पल में से हाथ घुसाने का आदत किसको झूठ मत बोलो, सारे कहेंगे ना मैं तो नहीं। मतलब ये भी घुसाता है। सही बात है। मतलब आप सबके, आपके पिताजी कुछ क्या अरुण भैया पॉकेट खर्चा देते कि नहीं? देते कभी। इसका हिसाब किताब नहीं होता है। तुम्हारे पिताजी तुमको जो पॉकेट खर्चा दे, 10 रुपया खा लेना, समोसा खा लेना, ये मिठाई खा लेना, क्या इसका हिसाब किताब होता है? ये अदृश्य मत बोला, तो ये चला जाएगा कहाँ? अदृश्य व्यापार पर चल जाएगा। यातायात पर, बीमा पर, ये सब पर जो खर्चा होता है, विदेश विशेषज्ञ की सेवा पर जो होती है, ये सारे अदृश्य व्यापार के क्या होते हैं? मद हो जाते हैं। एक बख्शी यंत्र, मतलब केवल जहां पर आयात का विवरण हो, किसका हो? दृश्य व्यापार का विवरण, इसलिए बख्शी नाम पड़ गया। पूंजी खाता में सरकारी सौदा। सरकारी सौदा क्या है? तो सरकार भी अपनी आवश्यकता के लिए बहुत प्रकार के सामान को खरीदती है। जैसे अभी राफेल खरीदाया ना, क्या बोले हैं? और बहुत चीज खरीदा था सरकार का, तो उसका हिसाब किताब है, बहुत खरीदाता है, बहुत बिकता है, कहलाएगा क्या? सरकारी सौदा कहलाएगा। इसका विवरण कहाँ होगा? पूंजी खाता। निजी सौदा, कुछ निजी आदमी भी विदेशों से कोई सामान खरीदता है। जैसे अभी खूब चर्चा में देता है गूगल पर कि 250 करोड़ के हवाई जहाज से लेकर 100 करोड़ के गाड़ी तक, 300 के कप तक, 4-5 करोड़ के मोबाइल तक रखने का शौक है नीता अंबानी। वही ना, शिक्षिका थी पहले। डांस का उनका रुचि हो सकता है। तो प्रश्न क्या है? आप चाहो तो आप ही चल रही, तो कि नीता अंबानी ही चढ़ेगी उस पर, तुम्हारा तो पैसा तुम ही चढ़ सकती हो, लेकिन वो गाड़ियां तो अपने देश में है नहीं। आपको उस देश से ही खरीदना पड़ेगा कि अपने यहाँ मिल जाएगा? उसी देश से तय करना पड़ेगा। तो वो जो सौदा होगा क्या कहलाएगा? निजी सौदा कहलाएगा। प्रत्यक्ष निवेश, किसी कारोबार में आप जो स्वयं पूंजी लगाते हो, किसी कारोबार में आप स्वयं जो पूंजी लगाते हो, स्वयं के द्वारा लगाए गए पूंजी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष निवेश के नाम से जाना जाता है। और पोर्टफोलियो निवेश की बात करते हैं तो आजकल तो खूब लोग, नौजवान सब हो रहा है कि जब कोई विदेशी कंपनी या किसी दूसरे देश का लोग हमारे देश में आकर के अपना पूंजी शेयर बाजार में फंसाए। जब कोई विदेशी अपने पूंजी को भारत के शेयर बाजार में, या एक देश का पूंजीपति अपने पूंजी को दूसरे देश के शेयर बाजार में अपना पूंजी क्या करता हो? इन्वेस्ट करता हो। एक स्टॉक एक्सचेंज में अपना पूंजी को निवेश करता हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? पोर्टफोलियो निवेश। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि पोर्टफोलियो निवेश एक विदेशी निवेशक के द्वारा किसी दूसरे देश के शेयर बाजार में उस देश के शेयर का क्या खरीद फरोख्त करना,
इस शेयर में निवेश करने को हम पोर्टफोलियो निवेश के नाम से जानते हैं।